प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए सखी वे मुझसे कहकर जाते जो आपका कविता है उसका भाग 2 लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। और इस भाग में मैं आप लोगों को सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता से किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा यानी सेकेंड सेमेस्टर में आ सकते हैं उसको मैं लेकर आया हूं। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियो बनाया, हिंदी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटिकल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। और सेकेंड सेमेस्टर में भी मैं आप लोगों के लिए इन सभी सब्जेक्टों के ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। 2 सप्ताह में मैं आपका हिंदी का पूरा सिलेबस पूरा करके दिखाऊंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। यदि आप पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से मेरे को इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर आपको सिर्फ क्या किया जा रहा है कि समझा दिया जा रहा है, लेकिन आप उन सभी चीज़ों से बचिए, क्योंकि इस बार का जो आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा ना, उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर जैसा एमसीक्यू और ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम नहीं देना है। इस बार आपको लिखना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं लिखना पड़ेगा तो याद भी करना होगा, और याद करने से सिर्फ सुनने से आपको कोई चीज़ याद नहीं हो सकता है कि आपको लगे कि मैं समझ गया हूँ, लिख दूंगा, लेकिन ये आप कभी भूल नहीं करोगे। आप सुनकर अगर कोई भी चीज़ को लिखने जाइएगा तो क्या होगा ना कि आप मात्राओं को भूल लिखोगे, और आप हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हो गए हो तो मात्रा आपको कम से कम भूल लिखना है। इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन आंसर तैयार किया हुआ चीज़ को पढ़ना होगा। वहाँ पे मात्रा कौन कैसे मात्रा लिखा हुआ है उसको याद करना होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये जो चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा मेरा ही चैनल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक कविता है, गीत है एक, तो उसका जो किस तरह के प्रश्न उत्तर आ सकते हैं इसमें मैं आपको 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न और जो बड़े प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन, इन सबको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले कवि से संबंधित कुछ प्रश्न को देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1866 को झांसी के चिरगांव में हुआ था। अगला, गुप्त जी को किसने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी और क्यों। तो महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी क्योंकि उनकी कविताएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। अगला, मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम क्या था और वे किस प्रकार के भक्त थे। तो मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और वे एक निष्ठावान राम भक्त और काव्यानुरागी थे, यानी उनको काव्य कविताएं बहुत पसंद थी। अगला देख लीजिए। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अगला देख लीजिए। गुप्त जी की पहली प्रकाशित काव्य रचना कौन सी थी और वह कब प्रकाशित हुई थी। तो गुप्त जी की पहली प्रकाशित काव्य रचना रंग में भंग थी जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। अगला, गुप्त जी की किस कृति ने उन्हें राष्ट्रवादी कवि की पदवी दिलाई थी। तो गुप्त जी की कृति भारत भारती जो 1912-13 में प्रकाशित हुई थी ने उन्हें राष्ट्रवादी कवि की पदवी दिलाई थी। अगला देख लीजिए। साकेत काव्य किस पात्र के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये साकेत काव्य रामायण के लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के इर्द गिर्द क्या करता है, घूमता है। अगला देखिए। मैथिली शरण गुप्त की कृति यशोधरा किसके जीवन पर आधारित है। तो गुप्त की कृति यशोधरा गौतम बुद्ध की
पत्नी यशोधरा के जीवन पर क्या है, आधारित है। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियों में से एक महाकाव्य का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियों में से एक महाकाव्य का नाम साकेत है। अगला, गुप्त जी का देहावसान कब और कहाँ हुआ था? तो गुप्त जी का देहावसान यानी उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को चिरगांव में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की साहित्य विशेषताएं क्या थी? तो मैथिली शरण गुप्त की साहित्य विशेषताएं पवित्रता, नैतिकता, परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण थी। अब देखिए, इसमें जो ऐसे क्यू क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, यानी आपके जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं कैसे पूछे जा सकते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। सखी हुए मुझसे कहकर जाते कविता किस रचना से संकलित है? तो यह कविता मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से संकलित है। अगला, यशोधरा किस बात का अफसोस करती है? तो यशोधरा अफसोस करती है कि उनके पति सिद्धार्थ बिना बताए घर से चले गए। यशोधरा अपनी सखी से क्या कहती है, ये देख लीजिए। यशोधरा अपने सखी से कहती है कि यदि सिद्धार्थ उन्हें बताकर जाते तो वह उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती, यानी कहने का मतलब है उन्हें नहीं रोकती, जाने देती, लेकिन बता के जाना चाहिए था कहीं पर भी। ठीक है, तो आप भी अगर घर से बाहर जाए तो अपने मम्मी पापा को ज़रूर बता कर जाए, बहुत परेशानी होती है। यशोधरा को किस बात पर गर्व और किस बात का दुख है? तो यशोधरा को इस बात का गर्व है कि उनके पति सिद्धि प्राप्त करने गए हैं, लेकिन बिना बताए जाने का उन्हें दुख है। यशोधरा किस धर्म का पालन करती है और इसका क्या उदाहरण देती है? तो यशोधरा क्षत्राणी धर्म का पालन करती है, यानी क्षत्रिय धर्म का, और कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने पति को रणभूमि में भेजने हेतु सुसज्जित कर देती। अगला देखिए, यशोधरा के अनुसार सिद्धार्थ ने उन्हें अपनाया फिर भी क्यों दुखी है? तो यशोधरा दुखी है क्योंकि सिद्धार्थ ने उन्हें बिना बताए त्याग दिया, जिससे उन्हें केवल स्मृतियाँ ही शेष रह गई है। अगला, और साथ ही साथ और एक ज़रूरी बात बता दूं, और यदि आप इसका भाग 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 11 हिंदी सेमेस्टर 2। आगे देख लीजिए। यशोधरा अपने आंसुओं को किस तरह देखती है? तो यशोधरा अपने आंसुओं को निष्ठुर कहती है, लेकिन मानती है कि सिद्धार्थ इतने दयालु है कि उनके आंसू देख नहीं सकते। यशोधरा के पति किस उद्देश्य से घर छोड़कर गए थे? तो यशोधरा के पति सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्ति करने के उद्देश्य से घर छोड़कर गए थे। अगला, यशोधरा के मन में सिद्धार्थ के प्रति क्या भावना है, भले ही वह दुखी है? तो यशोधरा के मन में अपने पति सिद्धार्थ के प्रति सद्भावना और आदर की भावना है, भले वह दुखी है। आगे देखिए, कविता के अंत में यशोधरा का कौन सा आशावादी विचार व्यक्त होता है? तो यशोधरा आशा व्यक्त करती है कि सिद्धार्थ लौटेंगे और उनके साथ असाधारण उपलब्धियां लाएंगे। अब देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, इस पार्ट से जुड़ा हुआ देख लीजिए। तो देखिए, प्रश्न 1 में कि यशोधरा की वेदना और उनके भावात्मक संघर्ष का वर्णन करते हुए बताइए कि उन्होंने अपने पति के बिना बताए जाने को किस प्रकार से व्यक्त किया है। तो देखिए, यशोधरा अपनी सखी से अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहती है कि उनके पति सिद्धार्थ बिना बताए गए, जिससे वह बहुत दुखी है। यशोधरा को इस बात का गर्व है कि पति सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, लेकिन बिना बताए जाने से उनके दिल में दुख और निराशा है। वह कहती है कि यदि सिद्धार्थ उन्हें बताकर जाते तो वह उनकी राह में बाधा नहीं बनती। इसके अलावा यशोधरा को लगता है कि उनके पति ने उन्हें अपनाया तो है, लेकिन समझ नहीं पाए कि वह भी उनके विचारों और संकल्पों का समर्थन करती है। इस तरह वह अपने भीतर के भावात्मक संघर्ष और अकेलेपन को व्यक्त करती है। अगला देख लीजिए, यशोधरा ने अपने सखी से बातचीत के दौरान क्षत्राणी धर्म का किस प्रकार उल्लेख किया है और इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उजागर होता है? तो यशोधरा ने अपने सखी से बातचीत के दौरान क्षत्राणी धर्म का उल्लेख करते हुए बताया कि अगर उनके पति सिद्धार्थ ने उन्हें
बताया होता कि वे जानने वाले हैं, तो वह उन्हें सुसज्जित कर रणभूमि में भेजने से भी पीछे नहीं हटती। यह बयान उनके निष्ठा, साहस और बलिदान के गुणों को उजागर करता है। यशोधरा एक वीर क्षत्राणी की तरह सोचती है और अपने धर्म का पालन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। इससे स्पष्ट होता है कि वह केवल एक संवेदनशील स्त्री नहीं है, बल्कि अपने पति के उद्देश्य को समझने और उनका साथ देने वाली दृढ़ नारी भी है। अगला देख लीजिए, यशोधरा का गौतम के बिना बताए जाने पर प्रतिक्रिया देना भारतीय स्त्री के पारंपरिक मानसिकता का प्रतीक होता है। प्रतीक कैसे है? तो यशोधरा की प्रतिक्रिया भारतीय स्त्री की पारंपरिक मानसिकता को दर्शाती है, जहां एक नारी अपने पति के प्रति निष्ठावान होती है और उनका हर निर्णय सहर्ष स्वीकार करती है। यशोधरा गौतम के निर्णय का सम्मान करती है, लेकिन उनके बिना बताए चले जाने से दुखी है। यह स्थिति भारतीय समाज में स्त्री के उस स्थान को उजागर करता है जहां वह अपने पति के फैसलों में भागीदार बनना चाहती है, लेकिन सामाजिक परंपराएं उसे अक्सर इससे वंचित रखती है। यशोधरा की उदासी और समर्पण इस पारंपरिक मानसिकता का प्रतीक है कि नारी को अपने पति के हर कृत्य का सम्मान करना चाहिए, भले ही उसे उसकी जानकारी न दी जाए। आगे देख लीजिए, यशोधरा के व्यक्तित्व में त्याग और साहस की भावना किस प्रकार प्रकट होती है, उनके इस गुणों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। देखिए, यशोधरा के व्यक्तित्व में त्याग और साहस की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने अपने पति सिद्धार्थ और गृहस्थ जीवन में अपना सब कुछ समर्पित किया था, लेकिन जब वे बिना बताए चले गए, तब भी यशोधरा ने उनके निर्णय का सम्मान किया। उनका त्याग इस बात से प्रकट होता है कि वह सिद्धार्थ के उद्देश्य को समझती है और उनके सिद्धि प्राप्ति करने की इच्छा का समर्थन करती है। वह अपने दर्द को छिपाते हुए अपने सखी से कहती है कि यदि सिद्धार्थ बता कर जाते तो वह खुशी खुशी उन्हें जाने देती। यशोधरा का साहस इस बात से प्रकट होता है कि वह क्षत्राणी धर्म के पालन के लिए हमेशा तैयार रहती है और रणभूमि में भी अपने पति को भेजने के लिए उत्सुक है। इस प्रकार उनका त्याग और साहस उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त ने सखी हुए मुझसे कहकर जाते कविता में नारी जीवन की कौन कौन सी समस्याओं और भावनाओं को उजागर किया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने सखी हुए मुझसे कहकर जाते कविता में नारी जीवन की कई समस्याओं और भावनाओं को उजागर किया है। सबसे प्रमुख समस्या है पति का बिना बताए संन्यास लेना, जिससे नारी अकेलेपन, दुख और असहायता का अनुभव करती है। यशोधरा का यह भाव भारतीय समाज में नारी के पारंपरिक स्थान को दर्शाता है, जहां पुरुषों द्वारा लिए गए निर्णयों में नारी को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी समस्या नारी का त्याग है, जो अपने पति के हर निर्णय का सम्मान करने में निहित है, चाहे वह निर्णय उसके जीवन को कितना ही प्रभावित क्यों न करे। यशोधरा के दर्द और वेदना में नारी की करुणा और भावनात्मक संघर्ष भी झलकता है। तो यह बताता है कि नारी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और आवश्यकताओं को भी बलिदान करने को तैयार रहती है। अब देखिए, इसमें आपका लाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जो आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न देखिए, सखी हुए मुझसे कहकर जाते कह तो क्या मुझको न अपने पथ बाधा ही पाते। इस पंक्ति के आधार पर यशोधरा का मनोभावों को स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में यशोधरा यह सोच रही है कि उनके प्रिय यानी सिद्धार्थ उन्हें अपने जीवन के मार्ग में बाधा मानते थे, इसीलिए बिना उनसे कहे संन्यास लेने चले गए। यह यशोधरा की पीड़ा और आत्ममंथन का प्रतीक है, जहाँ वे स्वयं को प्रियतम के जीवन में महत्वपूर्ण नहीं समझ पा रही है और अपने आत्मसम्मान पर
प्रश्न उठा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। इस पंक्ति में यशोधरा किस बात पर संशय कर रही है और इसका क्या महत्व है। तो इस पंक्ति में यशोधरा को यह संशय है कि उनके प्रिय ने उन्हें बहुत महत्व दिया, परंतु शायद उन्होंने यशोधरा को पूरी तरह समझा नहीं। इसका महत्व यह है कि यह यशोधरा के प्रेम और त्याग को दर्शाता है, जिसमें वे यह मानती है कि उनका प्रिय उन्हें समझे बिना ही अपने निर्णय ले गए, जिससे वे आहत है। यह पंक्तियाँ यशोधरा के भीतर की असमंजस और दुख को गहराई से व्यक्त करती है। आगे देखिए, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में हमी भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते। इन पंक्तियों में यानी द्वारा व्यक्त भावनाओं की व्याख्या कीजिए। तो इन पंक्तियों में यशोधरा अपने कर्तव्य और छात्र धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त कर रही है। वह कहती है कि उन्होंने स्वयं अपने प्रियतम को युद्ध के लिए सुसज्जित करके भेज देता, भले ही उनके प्राणों की बाजी लगी हो। यशोधरा का यह कर्तव्य बोध उनके आत्मसम्मान और बलिदान की भावना को प्रकट करता है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि यशोधरा अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा रखती है और कर्तव्य को प्रेम से ऊपर रखती है। आगे देख लीजिए आप लोग कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे तो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री के प्रिय के प्रति उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी कवित्री यहाँ पे गलती से हो गया है, यानी यशोधरा होगा। ठीक है, इन पंक्तियों में यशोधरा अपने प्रिय को निष्ठुर मानती है, क्योंकि वे बिना बताए उन्हें छोड़कर चले गए, परंतु उनके आंसू यह दिखाते हैं कि उनके प्रिय का हृदय सदैव था और उन्होंने यह कठोर निर्णय संभवतः किसी महान उद्देश्य के लिए लिया होगा। यशोधरा का दृष्टिकोण यह भी उनके प्रिय का हृदय करुणा और सहानुभूति से भरा था, परंतु परिस्थितियों के चलते उन्हें कठोर बनना पड़ा। यह यशोधरा के मन में मिश्रित भावनाओं को दर्शाता है। एक तरफ वे दुखी है और दूसरी तरफ वे अपने प्रिय की सहायता पर भी विश्वास करती है। अगला देख लीजिए, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे पर क्या। गाते गाते इन पंक्तियों में यशोधरा के आशावादी और विरोधाभासी भावों को स्पष्ट कीजिए। यानी इन पंक्तियों में यशोधरा आशा व्यक्त करती है कि उनका प्रिय वापस आएगा और उनके साथ कुछ अनोखी और अनुपम सिद्धियां लेकर लौटेगा। हालांकि यह आशा करने के बावजूद उनके प्राण दुखी है और वे यह सोच रही है कि क्या वे प्रिय के लौटने पर अपनी खुशी व्यक्त कर पाएगी या फिर अपने दुख से अभिभूत रह जाएगी। यहाँ यशोधरा के मन में आशा और दुख दोनों का मिश्रण है। एक तरफ वे अपने प्रिय के लौटने की उम्मीद रखती है, लेकिन साथ ही यह सोच रही है कि इतने दुख के बाद खुशी व्यक्त करना मुश्किल हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपके सेकेंड सेमेस्टर में पूछे जा सकते हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। और यहीं पे हमारा जो सखी वे मुझसे कहकर जाते 2 वीडियो मैंने इसके ऊपर बना दिया और यहीं पर आपका पाठ भी ख़त्म हो गया। और मैं